हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अलग लेवल पर चली जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, वेयर डिड पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इनस्पेस। सबसे पहले तो इनस्पेस क्या है। इनस्पेस एक इंडियन अथॉरिटी है, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन स्पेस प्रमोशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन स्पेस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंडर में आएगा इन स्पेस। तो ये इन स्पेस का नया हेडक्वार्टर बना है। कहां पर बना है? सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा या गांधीनगर। तो सही आंसर है यहाँ पर अहमदाबाद। यहाँ पर रिसेंटली पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है अहमदाबाद के कहां पर? भोपाल में। ठीक है, भोपाल नहीं है, ये भोपाल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, भोपाल अहमदाबाद में। ठीक है, इसका काम क्या है? ये जो एजेंसी है इसका काम क्या है? इन स्पेस का काम क्या है? इसका काम है प्रमोशन करना। किस चीज का प्रमोशन करना? स्पेस एक्टिविटीज का। एनकरेज करना उनको। ठीक है, और रेगुलेट करना कि भाई सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेगुलेशन का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जो भी आपकी गवर्नमेंट प्लस आपकी प्राइवेट एंटिटीज जो है जो कि स्पेस रिलेटेड काम कर रही है उसको प्रमोशन करना, एनकरेज करना और रेगुलेट करना, इसका काम किसका काम है? इन स्पेस का काम है। और ये जून 2020 में बनाई गई थी। जून 2020 में ये बॉडी बनाई गई थी। तो आपको इन स्पेस के बारे में मैंने सारी जानकारी दी थी और उसका नया हेडक्वार्टर कहाँ बना है? भोपाल अहमदाबाद में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मयंक अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मयंक अग्रवाल क्रिकेटर मयंक अग्रवाल नहीं है, ये कोई और है, मयंक कुमार अग्रवाल। ये जो है सीईओ बने हैं कौन से ऑथराइजेशन के? डीडी यानी दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती है, बीएसएनएल। देखिए सब आपके गवर्नमेंट की बॉडीज है। तो ये जो बने हैं ये बने हैं प्रसार भारती के। ठीक है, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। एडिशनल चार्ज का मतलब क्या होता है? एडिशनल चार्ज का मतलब होता है कि कहीं और के भी होंगे सीईओ या फिर डायरेक्टर और उनको एडिशनली कहाँ का बनाया गया है? प्रसार भारती का। तो वो एडिशनली कहाँ के है? वो पहले से है आपके दूरदर्शन, मतलब दूरदर्शन के जो आपके चैनल होते हैं, प्लस डीडी न्यूज जो होता है, मतलब पूरा डीडी जो आपका उसके ये क्या है? डायरेक्टर है दूरदर्शन के। ठीक है, अब वो सीईओ बन गए हैं प्रसार भारती के, उनको एडिशनल चार्ज मिल गया है। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है अगर आपको पूछा जाए तो? इन्होंने रिप्लेस किया है शशि वेम्पति को। शशि वेम्पति जो कि 2017 में बने थे और उन्होंने अपना टर्म पूरा कर लिया है और वो रिटायर हो गए हैं और अब बने कौन है? मयंक अग्रवाल इंटरिम या फिर एडिशनल चार्जेस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? ठीक है, चाइल्ड लेबर जो होता है उसके अगेंस्ट जो वर्ल्ड डे आप मनाते हैं, ठीक है, कब मनाते हैं? 10, 11 या 12 या 13 जून कब मनाते हैं? तो ये आंसर है 12 जून, आज के दिन। ठीक है, और ये चाइल्ड लेबर के जो आपके अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके क्या एक्शंस ले सकते हैं इसके ऊपर? ठीक है, इस चीज पे क्या एफर्ट्स हम लोग डाल सकते हैं? इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को? ये सारी चीज यहाँ पर डिस्कस होती है। इस सारी चीज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के दिन जो कि 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है और इन्होंने 2002 से ये शुरुआत की थी। ठीक है, और 2022 में मतलब 20 साल इनको पूरे हो गए हैं। और इस साल की थीम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको डे कब मनाया जाता है, कौन मनाता है और उसकी थीम इस साल की क्या है, क्योंकि ये हर साल बदलती है। इस साल की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है इंडिया का, ठीक है, इन्होंने $55 मिलियन, $55 मिलियन का क्रेडिट लाइन, क्रेडिट लाइन का मतलब होता है कि भाई हम आपसे बाद में पैसे लेंगे, उधार कहते हैं जिसको। ठीक है, हमारी कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? उधार। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री को दिया है? तो ये आप वैसे भी आप पता कर सकते थे, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश। तो श्रीलंका को दिया होगा क्योंकि श्रीलंका बहुत ज्यादा क्या चल रहा है? डेप्थ में चल रहा है, उसकी श्रीलंका में क्राइसिस तो बहुत ज्यादा चल रहा है। आप सबको पता होगा ये चीजें अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप न्यूज़ तो पढ़ते ही होंगे और आपको पता है कि श्रीलंका में कितने क्राइसिस चल रहा है, प्राइस जो है वो कितने सारे बढ़ गए, आपके फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, आपके पेपर के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो इंडिया ने उनको क्या दिया है, 55 मिलियन का क्रेडिट लाइन कि भाई आप ये पैसे लीजिए, इससे आप अपना यूज़ कीजिए और हमको पैसे आराम से बाद में लौटाइएगा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए दिया इंडिया ने, तो यूरिया फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, यूरिया फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूरिया फर्टिलाइजर के लिए 55 मिलियन क्रेडिट दिया है श्रीलंका को, ठीक है। ऐसे 11 बार ना हमने लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है श्रीलंका के लिए, मतलब कि 11 बार ऐसा हुआ है कि हमने एक्सटेंड कर दिया है क्रेडिट लाइन को कि हाँ बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, और अब जो है श्रीलंका के पास हमारा क्रेडिट हो गया है $2.73 बिलियन, ठीक है। तो देखिए इंडिया से इतना लिया है तो और भी लोगों से तो इन्होंने लिया होगा, इसलिए श्रीलंका इतने डेप्थ में चल रहा है अभी फिलहाल। पर ये इंडिया जो है पड़ोसी धर्म निभा रहा है, मदद कर रहा है बिल्कुल अच्छे से श्रीलंका की, ताकि वो बाहर निकल पाए इस क्राइसिस से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इज द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन द लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन निकालता है, क्यूएस, ठीक है। इन्होंने जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली है उसमें से इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है या इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है उसमें से सबसे बेस्ट जो है हायर एजुकेशन के लिए कौन है, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो ये आईआईटी बैंगलोर यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 19th एडिशन है किस चीज का, इस रैंकिंग का, ठीक है। कौन निकालता है, क्यूएस निकालता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये आईआईएससी बैंगलोर का रैंक क्या है, 155th इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में तो फर्स्ट है। फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया के 41 यूनिवर्सिटीज का नाम इस चीज में आया है, इस लिस्ट में, और 27 तो ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका 1000 के अंदर आया, ठीक है। 1000 रैंकिंग के अंडर में सिर्फ 27 इंडिया के, मतलब इंडिया को अभी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में और अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर जरूरत तो है। अगर आपको पूछे आईआईएससी बैंगलोर के अलावा और सेकंड नंबर पे कौन आया इंडिया से, तो वो है आईआईटी बॉम्बे, और थर्ड नंबर पर जो है वो है आईआईटी दिल्ली इंडिया से, ठीक है। इनके इंडिविजुअल रैंकिंग्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। देखिए रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर आईएमएफ। तो सही आंसर है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर या फिर कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है वो रिलीज करती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और इन्होंने रिसेंटली बोला है कि इंडिया जो है वो 7th प्लेस पे आ गई है, ठीक है। बढ़ गया इनका रैंक की इंडिया में 7th प्लेस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पहले पिछले साल क्या रैंक था इंडिया का, 8th रैंक था। पर एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हुई है कि एफडीआई जो है इंडिया में इस साल कितना आया है, $45 बिलियन 2021 में, और ये उसके पहले साल कितना था, $64 बिलियन। मतलब ये कम हो गया है, पर इंडिया की रैंकिंग जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। यूएसए जो है इसको सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है, कितना मिला हुआ, $367 बिलियन। देखिए अंतर, देखिए 7वें नंबर पर इंडिया है $45 बिलियन के साथ, और यूएसए जो है वो पहले नंबर पर है $367 बिलियन के साथ। तो अंतर देखिए आप कितना ज्यादा है पहले और 7वें के अंदर, ठीक है। तो आपको इंडिया का रैंक याद रखना है, ठीक है, और इंडिया को कितना एफडीआई मिला है ये भी याद रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एनएचआईए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्रिएटेड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली लेड लेन, मतलब एक बार में कंटिन्यूसली एक रोड बनाया गया और उसका डिस्टेंस कितना था, 80 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 85 किलोमीटर या 90 किलोमीटर। तो सही आंसर यहाँ पे 75 किलोमीटर। इंडिया में NH53, ठीक है, नेशनल हाईवे 53 जो है, जो आपकी महाराष्ट्र के अमरावती से लेके महाराष्ट्र का अकोला तक के है, ठीक है, यहां तक के 75 किलोमीटर का सिंगल लेन बनाया गया है और एक ही बार में बनाया गया है, ठीक है। इसको बनाने में समय कितना लगा है, 105 घंटे, 105 घंटे और 33 मिनट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 5 दिन से भी कम है, 5 दिन से भी कम। देखिए ये रिकॉर्ड तो अपने आप में सही है, मतलब 75 किलोमीटर 5 दिन में बना गए रोड, है ना। तो ये तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, कतर को पीछे छोड़ा है। मतलब अब तक के ये रिकॉर्ड किसके नाम था, कतर के नाम था, और कतर को पीछे छोड़ के ये बन गया है। और यहाँ पर 702 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, 720 लोग काम कर रहे थे। और नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है, उन्होंने इन सबको बधाई दी है कि भाई हमने क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक ये रोड है, अमरावती से लेकर अकोला तक कितना किलोमीटर है, 75 किलोमीटर, और बनाया किसने है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
चलिए अगले इस पे चलते हैं। विच बैंक अपॉइंटेड आर सुब्रमण्यन कुमार एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 years। एमडी सीईओ 3 साल के लिए आर सुब्रमण्यम कुमार को किसने बनाया गया? कर्नाटका बैंक, इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक या एचडीएफसी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के जो एमडी सीईओ थे जिनका नाम था विश्ववीर आहूजा, इनको रिजाइन करके 6 महीने हो गए, 6 months, और अभी तक के इन्होंने कोई नया एमडी सीईओ नहीं बनाया था, बल्कि राजीव आहूजा जो है वो इंटरिम चल रहे थे, मतलब अभी का एडिशनल उनको मिला हुआ था चार्जेस, और अब जो है आर सुब्रमण्यन कुमार को बना दिया गया है नया एमडी सीईओ 3 साल के लिए। ठीक है, आर सुब्रमण्यन कुमार जो है वो अभी सीईओ रह चुके पहले इसके इंडियन ओवरसीज बैंक के, और ये पहले पीएनबी में भी काम कर चुके हैं, पीएनबी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज। अगले सवाल पे चलता है। विच कंट्री टू होस्ट, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग? फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। इंडिया, नेपाल, चाइना या श्रीलंका? तो ये आंसर होगा यहाँ पे इंडिया। इंडिया ये होस्ट करने वाली है, जो कि कहां पर करेगी? कैपिटल में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये किसके साथ होने वाला है? दिल्ली डायलॉग के साथ ही में हम लोग क्या करेंगे? एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स भी कर देंगे। दिल्ली डायलॉग का ये 12th एडिशन है। ठीक है, और इस साल का थीम क्या है दिल्ली डायलॉग का? वो है बिल्डिंग ब्रिजेस इन इंडो पैसिफिक रीजन। बिल्डिंग ब्रिजेस इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी पहली एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आया। एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लेकर आया? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लेकर आया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कौन है इसके मिनिस्टर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग ये। ठीक है, अगले इस पे चलते हैं। अगले इस पे वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्ट की है। जीडीपी इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग टाइम पे प्रेडिक्ट करते रहते हैं, आपको सबके डेटा याद रखना जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज डेटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जीडीपी जो है वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है? 7.5। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें 7.5% इंडिया की जीडीपी को प्रेडिक्ट किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, इंडिया में जो आपका ऑटो डेबिट होता है, ठीक है, कार्ड से करो या यूपीआई से करो, इसकी लिमिट जो है आरबीआई ने बढ़ा दी गई है और इसकी लिमिट कर दी है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने क्या किया है? $1.9 बिलियन का फंड दिया है। किस चीज के लिए? कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जॉब इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में $1.9 बिलियन का फंड देंगे। ठीक है, तो ये फंड किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए नहीं है। एक चीज आपको याद रखना है कि चेस में नॉर्वे चेस ओपन भी हुआ है। ठीक है, कल ही इसका रिजल्ट आया है, नॉर्वे चेस ओपन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको जीता कौन है, क्योंकि ये इंडिया के आर पद्मनंदना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी बने हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारी मैचेस आजकल जीत रहे हैं, आप इनके नाम बहुत बार सुनेंगे करंट अफेयर्स में। तो ये जो है इन्होंने नॉर्वे चेस ओपन जीता है, और तीसरे नंबर पर आए हैं आपके विश्वनाथ आनंद। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर जो रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद, जो कि तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, और एक छोटा बच्चा 18-19 साल का, 17-18 साल का आर प्रगमनादन जो है, रमेश बाबू, वो कितने नंबर पर आए? फर्स्ट पर आए, उन्होंने जीत ली है नॉर्वे चेस ओपन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको एक पता होना चाहिए कि इंडिया ने एक चीज बोली है कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि आपके बिपिन रावत जी थे, जिनकी अभी हाल ही में क्या हुई थी? प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी। तो अब नया बनाना है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी है कि भाई एज लिमिट 62 ईयर्स होनी चाहिए, 2 साल से वो रिटायर होना चाहिए इंसान, मतलब 2 ईयर्स हो चुके होने चाहिए उसको रिटायर्ड होके। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है ना, वो आर्मी के चीफ, आपके एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ, इन सब का भी हेड होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये अभी नई नई पोस्ट ही बनी है, सबसे पहले ही जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, जिनकी रिसेंटली क्या हुई है? आपकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।
इतनी सारी न्यूज़ेज आपको मैंने आपको कवर करवाई है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक दो बार रिवाइज कीजिए, अपने अपने नोट्स बनाइए शॉर्टकट में और रिवाइज करते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है आपको, वो तो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल कुछ और करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।